अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, पूरे हफ्ते की अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ पर नज़र दौड़ाएं तो कई ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अंडर डिस्कशन लेकर आना चाहते थे, लेकिन हमने कुछ ही मौज़ूआत को चुना जिन्हें हम अंडर डिस्कशन लाएंगे और आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी, जिसमें से एक मौजू यूएसए के इलेक्शंस। अच्छा, अमरीकी इलेक्शंस, ये इंतखाबात पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर साबित होंगे या पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के निज़ाम में कितने बदतर साबित होंगे। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी निज़ाम के लिए क्या रोल प्ले करती है, ये तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन रही सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर हमने ये भी देखा कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, पीटीआई सपोर्टर्स को बहुत उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत इमरान खान साहब को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, उनकी रिहाई में भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मामलात सॉर्ट आउट होते हुए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नजर आए आने वाले दिनों में। अच्छा, अब इसी तरफ जहां हमें पीटीआई सपोर्टर्स की बेतहाशा उम्मीदें वाबस्ता होती हुई नजर आई डोनाल्ड ट्रंप से, वहीं हमें कई ऐसे लोगों की, हमें पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखने को मिली जिन्होंने साइफर को हाईलाइट किया कि साइफर केस आखिर क्या था। और एक स्टेटमेंट जो हमेशा हम सोशल मीडिया पर सुनते आए, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि लोगों की गाड़ियों पर लिखा होता था, और ये स्टेटमेंट इतनी हाईलाइट हुई थी, इतनी वायरल हुई थी, और इमरान खान साहब के बानी पीटीआई के सपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इस स्टेटमेंट को। वो स्टेटमेंट में अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को याद दहानी करवाती चलूं कि क्या हम कोई आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करें? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये एब्सोल्युटली नॉट और साइफर केस और फिर डोनाल्ड ट्रंप का, ये तीनों जो एक ट्रायंगल बन चुका है, ये लव ट्रायंगल है या बरमूदा ट्रायंगल है। ये बात समझना पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है कि एक तरफ साइफर केस ही, जिसकी बुनियाद ही एक चिट्ठी और एक लेटर हवा में लहराते हुए हमने देखा कि किस तरह से उस साइफर केस का आगाज़ हुआ। फिर हमें ये भी सुनने को मिला कि हम आपके गुलाम नहीं है, कि आप जो कहेंगे वो पाकिस्तान में हो। तीसरी जानिब हमने एक स्टेटमेंट देखी, जो स्टेटमेंट में, क्योंकि मैं एज इट इज़ याद नहीं कर सकती तो आपको सुनाती चलूँ, कि बानी पीटीआई की स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें वो लिखते हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे। मतलब न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे। और एक जो मेरे खिलाफ लॉबी का, एक लॉबी पूरी तैयार की गई थी, मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। मतलब एक जानिब आप कह रहे हैं कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, और दूसरी जानिब ना सिर्फ पीटीआई सपोर्टर्स बल्कि बहुत सारे इमरान खान साहब के चाहने वाले भी ये बात हाईलाइट कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जीत के बाद इमरान खान साहब को कुछ फेवर्स देंगे। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में बानी पीटीआई इमरान खान साहब कहीं मौजूद हैं? इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं डॉक्टर सुंदस अली, जो हमें पहले तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यूएसए के इलेक्शंस में क्या एक्टिविटीज़ रहीं, क्या भागम भाग रहीं, कुछ ऐसी हकायक हमें बताएं जो वहाँ उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर मौजूद होने की वजह से उन्होंने ऑब्जर्व की। वेलकम कहते हैं सुंदस आपको, और आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रास रूट लेवल पर आपने प्रॉपर इन इलेक्शंस को कवर किया, क्या नताइज आपके सामने आए और कंपैरिजन कैसे करेंगी? पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए थे, पाकिस्तान के इलेक्शंस को और यूएस के इलेक्शंस को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। यहाँ पे जो यूएस की इलेक्शंस हुए हैं, इनको लाइक यू राइटली सेड, मैंने इनको ऑब्जर्व किया और मैं पोलिंग स्टेशंस पे गई ऑन द डे। ट्यूसडे को ये सुबह से 6 बजे से पोलिंग स्टेशन खुल गए थे और 8 बजे थे, 6 AM till 8 PM। और यहाँ पे जो आई वुड से वन बिग डिफरेंस ओवरऑल ये थी कि एक यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, एक निज़ाम यहाँ पे शेक नहीं हुआ ऑन इलेक्शन डे। काफ़ी चीज़ें पीसफुली हुई।
स्कूल्स भी उसी तरह कंटिन्यू हुए, ऑफिसेज वर ओपन, सो लोग काम पे जाने से पहले वोट कर रहे थे, और एक वो थिंग्स वर गोइंग वेरी स्मूथली, और एक रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे थे। यहाँ पे एक वो भागम भाग उस तरह जैसे पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा था कि एक्चुअली जब से इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ था तब से वहाँ पे काफी एक आई वुड से रिगिंग, फॉर्म्स ऑफ रिगिंग हैड स्टार्टेड, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई। पूरे साल से कैंपेन हो रही थी, स्पीचेस हो रही थी, जो कैंडिडेट्स थे ट्रम्प एंड हैरिस विजिटिंग, they were visiting the different states, and so वो एक बड़ी पीसफुली कैंपेन हो रही थी। so I would say on the election day मैंने यही देखा, उसकी एक कंटिन्यूएशन के बहुत एक प्रोसेस फॉलो हुआ, और जेंडर डिवाइड इस दफा बहुत ज्यादा था। मैंने देखा कि औरतें बहुत दे टर्न्ड आउट, और एक इसमें एक ये भी ट्रेंड आ रहा था कि हो सकता है कि वो कमला हैरिस को प्रेफर करें, और वो नंबर्स वर शोइंग दैट। सो उस हिसाब से द इलेक्शन, ये मुझे कुछ की डिफरेंसेस नजर आए, कि यहाँ पे एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग नहीं मैंने देखी, ऑन इलेक्शन डे मैंने इरेगुलरिटीज को, वो तो पाकिस्तान में भी ऑन द डे कम थी, लेकिन वहाँ पे मतलब आफ्टर पोस्ट इलेक्शन रिगिंग बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं खत्म हुई, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में तो सुबह 8 बजे से सिग्नल्स नहीं आ रहे थे फोन के, और फिर वोटर्स एक वो इट वाज अ केओस। अच्छा, पाकिस्तान में तो नताइज भी कभी रुक जाते हैं, कभी आने लगते हैं, तो पाकिस्तान में तो हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हमारे इलेक्शंस बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। तो आप यूएस के इलेक्शंस को कैसे देखा आपने, क्या वो भी कंट्रोल्ड थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएस के इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, और ये हमें इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए कि ये असल तरीका ये है। बिकॉज आपको मैं बताऊं, जो पहले इनकी जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो उसमें इट वाज अ नोन थिंग कि एक्चुअली यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट है और द बिगर फोर्सेस वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं। ये एक काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स, को इतनी ज्यादा पब्लिकली नहीं। और ट्रम्प एज अ कैंडिडेट, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे कैंडिडेट है जो सिस्टम को शेक करना चाहते हैं, वो रूल्स नहीं फॉलो करते, उनको वांट्स टू चैलेंज द स्टेटस को। तो ये इस तरह की दो डिफरेंट कैंडिडेट्स, एक जो सिस्टम के साथ चल रही है और एक जो सिस्टम को चैलेंज कर रही हैं, उनको दोनों को फ्री एंड फेयर एक प्लेटफॉर्म मिला, दोनों ने कंटेस्ट किया, और दोनों को और फिर जो रिजल्ट्स आए वो फ्री एंड फेयर थे। सो यहाँ अगर रिगिंग होती तो वो चैलेंज होती, और फिर तो कुछ दिन और हफ्ते लग जाते हैं। ऐसा हुआ है पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हम इस बार के इलेक्शंस को भी देखें तो नताइज तब्दील होते थे, शीक होते हुए नजर आते हैं हमें, लड़खड़ाते लरसते हुए हमारे नताइज। कभी कोई जीत की जानिब जा रहा होता है और जीत की जानिब जाने वाला अचानक हार की तरफ चला जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, वहां पर जीत को तो एक्सेप्ट यहाँ पर भी बहुत अच्छे से किया जाता है, हजम हर कोई कर लेता है, बहुत इजी टू डाइजेस्ट होती है विक्ट्री। लेकिन मैं कहती हूँ हार को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। तो कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस हार को किस तरह से डाइजेस्ट किया, और इस बारे में क्या बताएंगी? हाँ, कमला हैरिस ने अपनी डिफीट को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने शी मेड अ स्टेटमेंट कि वी मस्ट एक्सेप्ट दिस एंड वी मस्ट सो शी हैज सेड दिस। उन्होंने चैलेंज नहीं किया। और एक्चुअली नूर, ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था। आई कैन टेल यू, यहाँ पे जितने भी मेरे साथ और ऑब्जर्वर्स थे और जो कमेंटेटर्स इन द रन अप टू द इलेक्शन से एक दिन पहले सब लोग यही कह रहे थे, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। जेन्युइनली नो वन न्यू। ऐसे ही लग रहा था कि they will, एक टाई, और मतलब पोलिंग डेटा सब यही सजेस्ट कर रहा था that it was probably the most close contested election in the US history. So इसलिए कमला हैरिस एक्चुअली उन्होंने बहुत एक टफ चैलेंज दिया है ट्रम्प को, and I would applaud her for that. उनकी कैंपेन बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने जाके डोर टू डोर कैंपेन की, she knocked on people's doors, and मतलब इस तरह पाकिस्तान में ये मैंने नहीं देखा कि कोई भी। अच्छा, हमने वहाँ ये भी एक वीडियो वायरल होते हुए देखी कि कमला हैरिस साहिबा फोन पर वोटर का शुक्रिया भी अदा कर रही थी और वोटर से बात भी कर रही थी। और दूसरी जानिब हम पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड देखते हैं कि केसेट चलना शुरू हो जाती है, कभी नून लीग की तरफ से बेचारे वोटर को कॉल जाती है, कभी पीटीआई की तरफ से कॉल जाती है, कभी पीपल्स पार्टी की कॉल आ रही होती है, वो एक ही टेप चल रही होती है। तो क्या वहां पर भी ये वोटर को इरिटेट करने का यही तरीका होता है? यहाँ तो हमारा वोटर एग्जॉस्ट हो जाता है इलेक्शन से पहले। यहाँ पे ऐसा नहीं मैंने देखा। जो वो आपने वीडियो देखी जिसमें वो फोन करके वो थैंक कर
शी एक्चुअली उन्होंने एक विजिट किया था एक फोन बैंक, वो एक सो इट्स लाइक वो एक सेट उनकी कैंपेनिंग का वो हिस्सा था जिसमें उनकी जो टीम थी और बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स, उन्होंने खुद से वॉलंटियर किया डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वॉलंटियर्स थे। आई हैव टू से ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। जिस तरह पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा लोग, उन्होंने खुद से कहा था ना कि हम जाके हम पोलिंग एजेंट्स बन जाएंगे, मैंने ये ऑब्जर्व किया था पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा लोग पीटीआई के लिए वॉलंटियर कर रहे थे। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर किया जो रिपब्लिकन के लिए नहीं किया। तो वो जो आपने वीडियो देखी, वो एक्चुअली शी वाज विजिटिंग अ सेंटर जहाँ पे उनके बिहाफ पे वॉलंटियर्स फोन कर रहे थे को। और नहीं, इस तरह यहाँ पे आप कह सकते हैं नैगिंग नहीं होती, क्योंकि पीपल आर एक फ्री एंड फेयर है ना, यहाँ पे मीडिया सब कुछ दिखा रही होती है, कोई भी उनको यहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन से आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। तो ये जहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, यहाँ पे तो टीवी के सारे चैनल्स, ऑल द प्राइवेट चैनल्स आर शोइंग एवरीथिंग। सो सब लोगों को पता है। सो इस तरह आप किसी को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या फोर्सफुली आप उनको नैग नहीं कर सकते। वो सिस्टम, इट्स अ होल डिफरेंट सिस्टम। एंड आई थिंक इसी तरह इलेक्शंस को होना चाहिए। जिस तरह दोनों ने, ट्रंप ने जिस तरह कमला हैरिस को क्रिटिसाइज किया है, और उनकी मतलब ये बहुत हेल्थी तरीके से एक कंपटीशन हुआ, दोनों साइड्स ने बहुत ज्यादा वाइजली बिहेव किया। बिल्कुल, दोनों साइड्स की तरफ से बहुत हमें मिच्योर बिहेवियर देखने को मिला। नॉर्मली पाकिस्तान में हम अगर पाकिस्तान और यूएस इलेक्शंस का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अव्वल तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस चीज़ को हैमरिंग कहा जाता है कि बार बार याद दिलाने के लिए आपके काम, आपकी गुज़िश्ता सालों की परफॉर्मेंस ही मोर देन इनफ होती है। आपको बिल्कुल, अगर आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी हो अपने टेन्योर में, तो फिर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती अगले को याद करवाने के लिए कि आपने मोटरवे बनाया, या आपने पुल बनाए, या आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, या आपने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं और जानना चाहूँगी सुंदर आपसे कि अभी इमिग्रेशन के हवाले से कुछ नई तब्दीलियां हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, इमिग्रेशन लॉज को मजीद टाइट किया गया है या लूज किया गया है, क्या बताएंगे इस बारे में? जी नूर, एक्चुअली ट्रम्प की जो एक मेजर पॉइंट उनके जो कैंपेन में, एक तो ऑफ कोर्स वो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और यही मुझे लगता है उनका एक वोटिंग, दैट्स व्हाट मेड हिम क्रॉस द फिनिश लाइन, बिकॉज उनकी जो फोकस था इकोनॉमी पे, और मैं इन्फ्लेशन को लो करूंगा, टैक्सेस कट करूंगा, उसके साथ साथ इमिग्रेशन उनकी इन द टॉप 5 आप कह सकते हैं उनके पॉइंट्स में था। और वो ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं अमेरिका में, जिनमें से बहुत ज्यादा लोग क्रिमिनल्स हैं। सो ही सेइंग वी विल सील द बॉर्डर्स, ये एक्चुअली उनके वर्ड्स हैं। व्हाट ही, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन व्हाट ही मीन्स इज कि जो लोग लीगल हैं वो आए कंट्री में, लेकिन जो इलीगल हैं, और आज ही मैं पढ़ रही थी, फिर अभी एक यहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने उन्होंने एक रूलिंग पास की है कि जो भी यहाँ पे यूएस सिटीजन्स के कुछ जो स्पाउसेस हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पेपर्स, तब पहले एक डिफरेंट रूल था, तो अब वो ज्यादा इस पे सख्ती करेंगे। सो ये काफी, लेकिन आई वुड से कि अगर आप हार्ड वर्किंग और क्वालिफाइड और यू हैव अ स्किल, तो यूएस इज ऑल ओपन फॉर यू। यूएस इज नॉट सेइंग इमिग्रेंट्स को सबको, हम जैसे अब पाकिस्तानीज को इसमें मुझे नहीं लगता परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और मेक्सिको में बहुत फर्क है। सो एक्चुअली व्हाट ही इज रेफरिंग टू इज जो इलीगल इमिग्रेंट सदर्न मेक्सिको से आते हैं, तो और एंड आल्सो जो भी लोग इलीगली जिन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस किए पहले, तो ये उनका हमेशा से उनकी यही लाइन रही है इस पे, इमिग्रेशन पे। वो हमेशा कहते हैं वी पुट अमेरिका फर्स्ट। तो हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है। सो ये उसी लाइन में ये सब उनकी इमिग्रेशन की लाइन आती है। बिल्कुल, एक अच्छी कंट्री, एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए आपको इस तरह के लॉज रखने चाहिए जिसमें आप अपने मुल्क को और अपने नेशनल्स को फर्स्ट, मतलब पहले नंबर पर रखें। और खैर हम तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएस के इलेक्शंस को पाकिस्तान में बैठकर इस मीडिया पर डिस्कस करना वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हाल है। तो हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पीपल वांट्स टू नो अबाउट इट। एनी हाउ, एक और चीज़ अंडर डिस्कशन रही ऑन सोशल मीडिया, और वो सुंदर ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में उनकी बानी पीटीआई भी शामिल हैं। इज इट ट्रू? क्या डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में बानी पीटीआई शामिल हैं? एक तो पहले, हाँ, जो आप कह रही थी कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात भी है मुझे लगता है नूर, बिकॉज हमें इस दूसरे ममालिक में जो हो रहा है, जिस तरह इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, उसको हमें
सेलिब्रेट करना चाहिए, और जहाँ पे सही नहीं हो रहे हमें उससे सीखना चाहिए। इवन वी शुड लर्न, हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद इस कंपैरिजन के चक्कर में हमारी आवाम, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सीख सकें इससे कि दूसरी कंट्रीज़ में हार को और जीत को किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पर जब भी हम किसी को हारता देखते हैं तो सिर्फ तोहमतबाजी होती है, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, जो कि हरगिज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। जी, और यहाँ पे आपने देखा कितना ग्रेसफुली कमला हैरिस ने, ऑल्दो उनकी कैंपेन आई वुड से एक्चुअली ट्रम्प से ज्यादा बेटर थी। Yes. उनकी कैंपेन बहुत अच्छी थी, एंड हाउ शी वाज रियली एंगेज्ड विद द वोटर्स, एंड दोनों का जो रिजल्ट आया है, ऐसा नहीं है कि एक ही लैंडस्लाइड विक्ट्री है, दोनों बहुत क्लोज। तो वो मतलब 200s में दोनों थे, ऑफ कोर्स ट्रम्प ज्यादा आए, मेजोरिटी उनके आए, लेकिन कमला हैरिस को अगर आप सिस्टम एक्चुअली इज बिकॉज यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो उनको पता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर और सब कुछ चेक एंड बैलेंस है, तो वो आप सिस्टम को नहीं चैलेंज कर सकते जब सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। सो एक ट्रस्ट होता है सिस्टम में। लेकिन गोइंग बैक टू इमरान खान, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रायोरिटी लिस्ट में बानी पीटीआई मौजूद हैं, कहीं नजर आते हैं? एक तो हम यहाँ पे उनके साथ बहुत, जो ट्रम्प टीम के साथ हमने एंगेजमेंट की है, यहाँ पे जो पीटीआई के टीम है और जो अमेरिकन फिजिशियंस हैं, और मैं कांग्रेसमैन के साथ काम कर रही हूँ, तो हमने अभी रिसेंटली लारा ट्रम्प को मिले, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बहू हैं, और उनसे हमने बहुत अच्छी एक बात की, और एक्चुअली उनसे कुछ प्रोमिसेस तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बहुत हमने अश्योरेंसेस लिए कि वो जब पाकिस्तान में अब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगी और अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो इस पे आवाज उठाएंगे। ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये हमने बहुत अच्छी अश्योरेंसेस ली। लेकिन इमरान खान को स्पेसिफिकली जेल से रिहा करने की बात, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में ही आता है, और जो टॉर्चर और मिसट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आई वुड से इट्स विशफुल थिंकिंग, अगर हम सोचेंगे कि कोई फोन आएगा और कोई सडनली कुछ अब वो दरवाजा खुल जाएगा अडयाला जेल का, ऐसा सडनली नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ टाइम दें, और आई थिंक इस पे ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है जो यहाँ पे कांग्रेस के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम स्टेट डिपार्टमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो ये होगा, लेकिन आई थिंक टाइम के साथ। लेकिन इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखनी होती है। और जो अलीमा खान ने अभी बात की है, कह रही थी कि ये क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा हैं, और शी डजंट थिंक कि ये होगा, एंड शी इज राइट, शी इज बीइंग रियलिस्टिक। भाई हैं, वो रियलिटी में रह रही हैं, उनको पता। इमरान खान ने खुद भी जेल से कहा है कि हमने अपनी अवाम के थ्रू ये खुद से करना है, तो हमने पाकिस्तानी जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हमारी अवाम खुद नहीं उठेगी, और जब अमेरिका क्यों इंटरफेयर करेंगे इसमें, जब उनको नजर आ रहा है कि एक्चुअली अमेरिकन की, मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने देखी यहाँ पे, दे लाइक पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, दे लाइक पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, एंड जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आप खुद अपने लिए कुछ करें, और एक वो खुददारी का जो एलिमेंट होता है, तो वो दे वांट टू सी कि पाकिस्तानी खुद से ये करें। और सो इसमें मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक वार्म रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं इमरान खान के साथ, तो अगर जब अब जो भी उनकी जो स्पीचेस होंगी ना, अगर उसमें पाकिस्तान की और इमरान खान की अगर वो कोई बात करेंगे ना, तो उससे भी एक सॉफ्ट जरूर बिल्ड होगा। सो ये मुझे लगता है होगा कि हमें सॉफ्ट प्रेशर फील होगा, और हुकूमत को वो ऑलरेडी फील हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन एक जो हार्ड प्रेशर है कि आप इमरान खान को निकालें, कोई ऐसी मैजिक वॉन्ड नहीं है, वो ओवर टाइम होगा, हो सकता है उसमें कुछ महीने लग जाएं, कुछ देयर इज नो वन कैन गिव एन आंसर टू दैट। लेकिन वो जब तक पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, अभी कल एक यहाँ पे एक थिंक टैंक है फॉरेन पॉलिसी, और उनके वेल नोन राइटर है माइकल क्यूगलमैन, तो उनका आप उसमें वो लिख रहे हैं कि एक्चुअली जो भी पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है, उसमें बांग्लादेश की उन्होंने बात की है, मिडिल ईस्ट की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की। तो एक साइलेंस है उस ट्वीट में, उसमें पाकिस्तान की जो साइलेंस है, दैट शुड बी अ बिट वरीइंग, दैट शुड शो कि हो सकता है कि एक्चुअली उनकी लिस्ट में वो अभी नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी एफर्ट्स को जारी रखेंगे, अगर हम उनको बार बार याद कराते रहेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आप इस पे देखिए आवाज उठाएं, तो मुझे लगता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के साथ एक बहुत एक कोल्ड सा रिलेशन हो गया था, अब उसमें काफी आई है। नाउ वी आर इन इट्स अ न्यू स्टार्ट, और वी हैव अ गुड स्टार्ट विद द ट्रंप टीम सो फार। बिल्कुल जी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुंदर फॉर योर टाइम, और बहुत बेहतर अंदाज में आपने बयान किया कि किस तरह से यूएस इलेक्शंस में
हमने बेहतर कारकर्दगी देखी और किस तरह से हार को और जीत को किस तरह से डाइजेस्ट किया गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुंदर साहब का, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं कि अंडर डिस्कशन आ रही है ये बात कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में बानी पीटीआई मौजूद हैं, वहीं अक्सर हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जहां हमने एक चीज़ देखी हाईलाइट होती हुई, जिसमें ये देखा गया कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से माजी के दौर में कुछ ऐसी पोस्ट लगाई गई थी जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब वो तमाम तर पोस्ट डिलीट कर दी गई हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हालात किसी भी जानिब जा सकते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छे की करनी चाहिए और अच्छा सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, चाहे कोई भी सियासतदान हो, कोई भी लीडर हो। अगर वो हमारी कंट्री के साथ सिंसियर है तो डेफिनेटली उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसी के फिल्म स्टार नरगिस पर घरेलू तशद्दुद की वीडियोस, फोटोज वायरल होते हुए हम सब ने देखी। उस तशद्दुद में नरगिस साहिबा ने एक खातून मरियम अली पर कुछ इल्ज़ामात लगाए, लेकिन नरगिस साहिबा उन इल्ज़ामात पर डट चुकी हैं और पीछे हटने से कर दिया है इनकार। इसके साथ साथ नरगिस अपने मौक़िफ़ पर तो डटी हैं सो डटी हैं, इसके साथ साथ एक और चीज़ साबित हो गई कि उनके शौहर माजिद बशीर ने उन्हें जिस तशद्दुद का निशाना बनाया वो तशद्दुद भी साबित हो गया, जो कि नरगिस के हक में ही जा रहा है। और क्योंकि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नरगिस ड्यूअल नेशनल है, कैनेडियन नेशनल है, तो कैनेडियन हुकूमत भी नरगिस को बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ हमें एक खुशाइंद बात ये नज़र आती है कि जहाँ हमने देखा एक ऐसी बावकार और एक ऐसी खातून जिसने हमेशा अपनी मेहनत करके अपना काम किया और अपना पैसा कमाया, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उस खातून को भी, उस इंडिपेंडेंट खातून को भी किस तरह से घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खुशाइंद बात यहाँ ये है कि एटलीस्ट उस खातून को हम कुछ फेवर्स मिलते हुए देख रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके हक में जाते हुए देख रहे हैं। और पाकिस्तान की, हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो उन्होंने भी इस केस को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। आगे बढ़ते हैं, नई पेशरफ्त क्या है और इस बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एजाज अहमद भट्ट साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बेहतर अंदाज में नरगिस के केस को और फॉलो अप हमें इससे अपडेट करते रहते हैं। तो इन्हीं से ही जाते हैं कि क्या मज़ीद अपडेट्स हैं नरगिस के केस में जिन्हें घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी, इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि नरगिस का जो केस है, ये इसकी जो अब तक तफ्तीश हुई है उससे पता चलता है कि ये मामला जो है ना 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने से नहीं, तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा से चल रहा था। और नरगिस और माजिद बशीर में कशीदगी चल रही थी। कशीदगी की 2 बुनियादी वजूहात थी। एक तो था जो FIR में जो उन्होंने 5 इल्ज़ाम लगाए हैं, उन 5 इल्ज़ाम को हम पहले देख लें। उनमें पहला इल्ज़ाम ये था कि ये नमाज़ पढ़ रही थी और माजिद बशीर आए, उन्होंने इन पर तशद्दुद किया, इनको सरकारी पिस्टल से मारा और सरकारी पिस्टल से मारने के बाद इनको घसीटते हुए बाहर ले गए और ठुड्डे मारे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि माजिद बशीर ने जो है वो ये 58-59 जो डिफेंस सी के इलाका में वाक़ इनका घर है, वहाँ वो इनकी एक सोतन लाना चाहते थे। जो नरगिस का कहना है कि जो मरियम अली जो एक मारूफ एंकर आफ्ताब इकबाल की जोजा हैं, उनके वाले से साबका जी, तो उनके वाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये ना इनको इस घर में लाना चाहते थे। और इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए वो अब तक डटी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं। हालांकि इस दौरान इनके दरमियान में 2-3 दफ़ा पहले भी झगड़ा हुआ और इस FIR में भी दर्ज है कि माजिद बशीर ने ये वाला टॉर्चर करने से पहले भी 3 बार उन पर तशद्दुद किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि माजिद बशीर उनके 9 कनाल का जो प्लाट है उसका भी कागजात मांग रहे हैं, और जो दूसरे इनकी जो बहन और जी और नहीं बहन और वालदा के जो जेवरात है वो भी सैकड़ों जो है ना वो तोले के हैं, जिनकी मालियत करोड़ों में है, वो भी मांगते हैं। ये तमाम इल्ज़ामात इन्होंने लगाए। अब तक की जो तफ्तीश की गई है उसमें यह देखा गया है कि माजिद बशीर के हवाले से मैं कहता चलूँ कि माजिद बशीर ने अभी तक इस हवाले से सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया पे अभी तक कोई अपना बयान जारी नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुलह
हो जाए। लेकिन नरगस इस हवाले से डटी हुई है क्योंकि वो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहती हैं कि पहले भी इस हवाले से हम एक दफ़ा उम्रे पे गए, उस वक्त भी इन्होंने हलफ दिया मुझे, मेरे शोहर ने, और इसके बाद भी उन्होंने आके मुझे हलफ दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे जो मैं साबित करूंगी कि इनके जो आपस में, हालांकि माजिद बशीर ने यह भी कहा है और मरियम अली हुसैन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमारा आपस में तल्लुक बहन भाई का है। लेकिन जो नरगस है उनका कहना है कि ये इनके दूसरे तरह के तल्लुकात हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है मामला, दूसरी तरफ ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो नरगस पे जो तशद्दुद हुआ है ना, अब तक की तफ्तीश में वो साबित हो गया है कि इन्होंने, माजिद बशीर ने अपने बयान में भी तस्लीम कर लिया कि मैंने इनको थप्पड़ मारे, मैंने इनको धक्का दिया तो ये दरवाजे के साथ टकराई, जिसकी वजह से इनका एक साइड पूरी जो है सुरख हो गई। लेकिन उन्होंने साथ में एक मलमा कारी करने के लिए कहा, क्योंकि ये इनकी जिल्द की स्किन के जो मुख्तलिफ आज का ट्रीटमेंट होती है, वो ट्रीटमेंट हुई थी जिसकी वजह से इनका सुर्खी मल ज्यादा हो गया। लेकिन तशद्दुद साबित हो गया है। अगर आम कोई खातून हो तो इतना तशद्दुद किया जाए तो उसकी बड़ी सख्त सजा मिलती है और उसके हवाले से बड़े सख्त एक्शन होते हैं। हम इजाज़ भट्ट साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं जैसा कि तशद्दुद साबित हो चुका है, तो ये जो तशद्दुद साबित हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके बाद सज़ा क्या सामने आ सकती है, कितनी कैद हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है, इस बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, इस हवाले से जो हम साबिका केसेस हैं उनमें देखते हैं कि अगर इस तरह का केस साबित हो जाए और वो उसमें आपको जो एक मुख्तलिफ सजाएं मिल सकती है, यानी इसमें आपको कैद की सजा मिल सकती है, जुर्माने की सजा मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अगर पुलिस की तफ्तीश के दौरान दोनों मियाँ बीवी लिख के दे दें कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो आपस में सुलह करना चाहते हैं, तो इस केस को ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि नरगस इस वक्त डटी हुई है। नरगस क्यों डटी हुई है, ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि नरगस की ये तीसरी शादी है। इससे पहले, सबसे पहले उनकी अफजल भट्ट से शादी हुई। उन्होंने उस शादी को बड़ी मजबूती से जो है ना चलाती रही। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि नरगस ने, जब ये 4 बहनें हैं और इन सब ने हमेशा से जो अपना कमाई का जरिया बनाया, ब्यूटी सैलून और फिल्म इंडस्ट्री को रखा, लेकिन इन पे कभी कोई इस तरह के इल्ज़ाम नहीं आए कि इनके स्कैंडल बने हो। और यानी इन्होंने हमेशा इस तरीके से अपने आप को मजबूत रखा कि इनके पीछे कोई ना कोई सरपरस्ती करने वाला हुआ, क्योंकि उस वक्त अफजल भट्ट एक मारूफ नाम था, तो उन्होंने उनके साथ शादी कर ली और उसके साथ रही। लेकिन एक वक्त आया कि इनको पता चला कि अफजल भट्ट के कुछ तल्लुकात रहे हैं खवातीन से या खातून से, ठीक है, इन्होंने उनसे अलहदगी हासिल कर ली। उसके बाद इनका जो है ना कुछ अर्सा तक जो है ना तल्लुक आबिद बॉक्सर से रहा, लेकिन जब आबिद बॉक्सर के साथ शादी तो ना हो सकी, लेकिन आबिद बॉक्सर का वो इख्तिताम इस तरह हुआ कि उन्होंने इनका सर भी मोड़ दिया और इनकी बवें भी जो है काट दी। उसके बाद इनका जो इनकी जो सरपरस्ती की वो जुबैर शाह था, वो भी फिल्में भी बनाते थे और बड़ी मजबूत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने फिर इनकी सरपरस्ती की। तो जुबैर शाह के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कनाडा चली गई थी, तो वहाँ से इनको इन्होंने एक ज़राए से इन्होंने चेक किया कि जुबैर शाह भी किसी खातून से मिलते हैं, तो ये कनाडा से वापस आई। तो हमारे ज़राए ने बताया कि उस वक्त भी एक सबा नामी खातून थी जिनके साथ इन्होंने जुबैर शाह को उनके घर में पकड़ लिया, जिसके बाद इन्होंने फिर जुबैर शाह से भी तलाक ले ली। अब ये जो जब तीसरी शादी हुई इनकी माजिद बशीर से, तो माजिद बशीर का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये 2003 में ASI भर्ती हुए, बहुत अरसा फिर SI हुए, फिर उसके बाद ये SHO बने मिस्री शाह और मुख्तलिफ थानों में ये SHO रहे। और ख़ास तौर पे इनका नाम उस वक्त प्रोमिनेंट हुआ जब ये इकबाल टाउन में CIA में दाखिल हुए और CIA में इन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस भी पकड़े। तो ये बैकग्राउंड थी इनकी। लेकिन ये ASI थे जब इनका पहली दफ़ा यानी नरगस से तारफ़ हुआ और फिर इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ यानी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई और ये तीसरी शादी नरगस की हुई। इस वजह से नरगस अपना घर बचाना चाह रही थी और 7-8 साल की जो। इजाज़ साहब, आपको लगता है अब ये तीसरी शादी भी नरगिस साहिबा की ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, खुदा ना ख्वास्ता? देखिए, हमारा जो एज ए इंसान हमारी जो दिल चाहता है, जो हमारा दुआएं हैं, जो हमारी ख्वाहिश है, वो तो यही है कि मियाँ बीवी आपस में जुदा ना हो और उनके मामले में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन जब जैसे जैसे ये केस खुल रहा है ना, अनफोल्ड हो रहा है, तो कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं। उसमें यह भी है कि जो जायदाद है उस पे वो सारी नरगस की है। और नरगस की जायदाद के हवाले से 1 साल से कुछ ऐसा मामला चल रहे थे कि जिसके बारे में पुलिस अफसरान को भी कुछ दरखास्तें मिली हैं और वो दरखास्तें भी अब बाहर आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिनके जरिए जो नरगस से ये पहले भी काफी हद तक जो पैसे लेते रहे हैं और अब भी इन्होंने जब डिमांड की तो ये आए आप सारा कुछ लेने, तो उस वक्त ये फिर आपस में इनका झगड़ा हुआ है, जिसके बाद माजिद बशीर ने टॉर्चर किया। टॉर्चर का जो एक पूरा मामला शुरू हुआ। थैंक यू सो मच इजाज़ भट्ट साहब, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाजरीन, यहाँ मैं
एक बात हाईलाइट करती जाऊंगी कि जब तक खातून या खवातीन अपने हकूक़ के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी, तब तक आपकी ज़ात के लिए कोई भी इंसान आवाज़ नहीं उठाएगा। और एक अपाहिज शादी चलाने से बेहतर है कि आप इन मामलात को ख़त्म कर दें। जैसा तशद्दुद हमने नामवर अदाकारा नरगिस साहिबा पर होते देखा, खुदा न ख्वास्ता ऐसे तशद्दुद का सामना कभी किसी खातून को करना पड़े। एक बहुत ही मजबूत खातून है जिन्होंने इतना तशद्दुद देखा, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी हमने सुनी जिसमें हमने कितना टॉर्चर देखा। फाइनली एक ऐसा मरहला आ गया है नरगिस साहिबा के लिए जब मुझे लगता है कि आबिद बॉक्सर के टाइम में तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन अब मौजूदा दौर में उन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी इंसाफ का दामन थामे हुए मुझे लगता है अगर वो खड़ी रहीं तो दीगर खवातीन के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही हैं और उन्हें इनसे सीखना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।